हेलो बच्चों। तो आज मैं फिर से पिछली क्लास में जो हम लोगों ने चीज़ें छोड़ी थी हम लोग उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे आज भी। पिछली क्लास में एक्चुअली हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले थे जिसका कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया जी, क्योंकि क्लास हमारी सिर्फ 1.5 घंटे की ही थी। तो वही क्वेश्चंस को जो पिछले क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़े, मोल कंसेप्ट एंड मोल, पर्टिकुलरली मोल से रिलेटेड चीज़ें कि एक मोल को हम लोग कैसे मास और मोलर मास के थ्रू कन्वर्ट करें, कैसे गिवन वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करें, कैसे हम लोग गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करें। तो उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो स्टार्ट हो जाओ भाई। बट एक चीज़ मैं तुम लोग को पहले ही बता दूंगा यार, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे करो, और जो क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूं ऑब्वियसली मैं पूरा तो नहीं कराने वाला। ठीक, मैं तुम लोग को ऐसा तो नहीं करूंगा कि मैं एकदम आंसर ला के छोड़ूं। मैं तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ मैं तुम लोग को तरीका बताऊंगा, हाफ वे तक ले जाऊंगा, उसके बाद तुम लोग को भी करना पड़ेगा। एंड अगेन उसके बाद भी तुम लोग को ये क्वेश्चन खुद से फिर से प्रैक्टिस करने होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि मैंने क्वेश्चंस करवा दिए और उसके बाद तुम लोग छोड़ दिए, बोल गए हाँ तो सर ने तो करवा दिए, ठीक है हमें भी आ गया। नहीं होता ऐसा, ठीक है भाई, ऐसा नहीं होता है। तुम लोग को खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा और वो बहुत जरूरी है। मेरे पढ़ाने से ज्यादा जरूरी है सेल्फ स्टडी। मैं तुमको एक गाइड दिखाऊंगा, एक गाइडेंस दूंगा, उसके बेसिस पर तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा और उसके बेसिस पर तुम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मैं सारे कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं तुम लोग के, बट उसकी जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे वो दिमाग से निकल जाएगा कंसेप्ट। तो प्रैक्टिस करना अगेन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक, तो प्रैक्टिस जरूर करना भाई। आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए हम लोग। ठीक, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम 160 ग्राम्स ऑफ SO2 हमें दे रखा है 160 ग्राम SO2, 160 ग्राम्स ऑफ SO2, 1.2046 into 10 to the power 24 molecules of SO2 are removed, then find the volume of leftover SO2। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें उसने मास वाला फॉर्मूला, मास और मोल का रिलेशन भी पूछ लिया, इसमें उसने मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स का रिलेशन भी पूछ लिया है, और इसी क्वेश्चन में उसने वॉल्यूम एंड मोल्स का रिलेशन भी पूछ लिया है। सबसे आसान ये रहता है कि जो भी चीज तुमको दिया हुआ है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो। कुछ भी तुमको दिया हुआ है कन्वर्ट इट इनटू नंबर ऑफ मोल्स और उसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करो। तो हम लोग भी यहां पर यही चीज करेंगे। हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन, हमें दिया क्या हुआ है कि वी हैव 160 ग्राम्स ऑफ SO2, 160 ग्राम्स ऑफ SO2 इनिशियली, ये हमें इनिशियली दिया हुआ है। अब मैं क्या करूं, अब मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूं कि 160 ग्राम अगर है तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने SO2 के भाई। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे यहां पर कितना, गिवन मास डिवाइडेड बाय 160 इज द गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ SO2 कितना भाई, SO2 सल्फर का कितना 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का होता है 16, कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो टोटल कितना हो गया, इट इज 64 आ गया हमारे पास टोटल। हमारे पास टोटल कितना आ गया 64, डिवाइड करोगे 64 से आपके पास लगभग आ जाएगा 2.5 मोल्स, डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा 2.5 मोल्स। अब ये हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, क्लियर, ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। अब निकाले कितने, रिमूव कितने किए गए, रिमूव उसने किए हैं कितने 1.2046 इंटू 10 टू द पावर 24, इतने उसने रिमूव कर दिए। अब इसको अगर नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे करेंगे, डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है भाई, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आप इसको कट करोगे, कैसे कट करें देखो, इसको मैं लिख देता हूं 12.04446 into 10 to the power 23 divided by 6.022 into 10 to the power 23। अभी यहां पर साफ साफ तुम लोग को दिख रहा है कि 10 to the power 23, 10 power 23 कट जाएगा, कट गया। ये कितना है, डबल है इसका, ये आ गया 2, तो कितना आ गया हमारे पास 2 मोल्स। तो यहां पर अब तक क्या समझ में आया भाई, अब तक हमें यह समझ में आया है कि टोटल हमें दिया हुआ है 2.5 मोल्स, टोटल हमें दिया हुआ है 2.5 मोल, जिसमें से 2 मोल्स निकाल लिए, तो रिमेनिंग कितना बचा, इजी है कैलकुलेशन, ये भी कैलकुलेट करके दिखाऊं क्या, बोलो भाई 0.5, तो लेफ्ट इज 2.5 minus 2, that is 0.5 moles।
अब इसी लेफ्ट मोल्स का वो पूछ रहा है वॉल्यूम कितना है। सो वॉल्यूम कैसे करें, वॉल्यूम विल बी नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 एसटीपी पर, ठीक। तो 0.5 इंटू 22.4, 22.4 का आधा हो जाएगा कितना, 11.2 लीटर्स। यही हो गया हमारा आंसर। इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान रखो भाई इन चीजों को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बाप रे, बड़ा उल्टा फुल्टा स्ट्रक्चर बना दिया भाई यहां पर। तो वी हैव नाउ 0.1 मोल्स ऑफ द फॉलोइंग एंटीवायरल कंपाउंड एंड इट विल वे इतना। ओके, ठीक है। इसका वजन जो है बोल दिया है समथिंग इनटू 10⁻⁻1, हम लोग मान लेते हैं यहां पर x, कि x कैलकुलेट करना है भाई हम लोग को। और बोला हुआ है कि 0.1 मोल्स है, इसका भी ध्यान रखना कि वी हैव 0.1 मोल्स। जल्दीबाजी में भाई 1 मोल मत ले लेना, 0.1 मोल्स। सबसे पहले यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इस पूरे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा वहां से फिर हम लोग निकालेंगे इसका मोलर मास। मोलर मास तो चाहिए, ठीक। तो यहां से हम लोग इसका मोलर मास निकालते हैं। सबसे पहले मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर दोबारा से बना लेता हूं भाई, थोड़ा ठीक से बड़ा बड़ा लिख के। यहां पर हमारे पास हो गया ये, यहां पर लगा हुआ है हमारे पास NH, यहां पर लगा दिया है NH, एंड यहां पर एक और N लगाया हुआ है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। इसके बाद यहां पर एक डबल बॉन्ड, यहां पर एक आयोडीन, यहां पर डबल बॉन्ड O एक और, यहां पर एक और रिंग लगा दिए भाई इन लोगों ने, और जिसमें कि इस जगह पर हमारे पास है ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर दे दिया है एक OH, ठीक। यहां पर एक फ्लोरीन, यहां पर अगेन एक OH। ये है पूरा मॉलिक्यूल। अब इसमें समझो भाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पहले तो तुमको देखना पड़ेगा कि है क्या क्या चीजें इसमें, ठीक, क्या क्या चीजें हैं यहां पर। तो सबसे पहले यहां पर एक कार्बन होगा, कोई हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीटेड है। यहां पर हमारे पास 1 2 ये कार्बन है, कार्बन के 3 बॉन्ड, चारों बॉन्ड कंप्लीटेड है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहां पर कार्बन के 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन यहां पर भी लगा हुआ होगा, ठीक। अगेन यहां पर एक कार्बन है, चारों बॉन्ड कंप्लीटेड है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहां पर एक कार्बन है जिसके पास एक हाइड्रोजन भी होगा, यहां पर एक कार्बन है जिसके पास एक हाइड्रोजन भी होगा, यहां पर हमारे पास CH2 है, यहां पर हमारे पास एक कार्बन है विद 1 हाइड्रोजन, यहां पर कार्बन है विद 1 हाइड्रोजन। ये हमारा पूरा ओपन स्ट्रक्चर हम लोगों ने इसको बना लिया थोड़ा ठीक से। अब यहां पर काउंट करो कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, C9। इसके बाद हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो हाइड्रोजन हो गए, ठीक है भाई। अब इसके बाद ऑक्सीजन कितने काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन है, O4। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है, N2। और हमारे पास क्या है, एक फ्लोरीन है और एक आयोडीन भी लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास कितना है भाई, यहां पर हमारे पास है 9 कार्बन, तो 9 इंटू 1 कार्बन का 12, 9 इंटू 1 कार्बन का 12, प्लस यहां पर हमारे पास है 10 हाइड्रोजन, तो प्लस 10 इंटू हाइड्रोजन का 1, प्लस हमारे पास 4 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16, प्लस हमारे पास 2 नाइट्रोजन है तो प्लस 2 इंटू नाइट्रोजन का 14, प्लस हमारे पास एक फ्लोरीन का 19, प्लस हमारे पास एक आयोडीन का 127। इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हारा टोटल मोलर मास आ जाएगा इसके एक मॉलिक्यूल का, ठीक। टोटल मास आ जाएगा एक मॉलिक्यूल का। मोलर मास उसी चीज को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दोगे, तो मैं डायरेक्टली मोलर मास लिख रहा हूं इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तुम लोग तो लगभग आ जाएगा इसका 372 ग्राम्स। मोलर मास आ गया इसका डायरेक्टली, यानी कि दिस इज फॉर 1 मोल। हमें कितने के लिए निकालना है भाई, हमें निकालना है फॉर 0.1 मोल, हमें निकालना है फॉर 0.1 मोल। यहां पर ये जो आया है ये 1 मोल के लिए आया है, ठीक। तो अब 1 मोल का कितना हो जाएगा भाई, यहां पर 0.1 मोल का कितना हो जाएगा। सो फॉर 0.1 मोल
कैसे करें हम लोग? अगर 1 मोल का इतना है तो 0.1 का कितना, इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 372 इंटू 0.1 दैट इज 37.2। ये आ गया हमारा फॉर 0.1 मोल्स। अब इसको जरा हम लोग इसके टर्म्स में थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं, इसके टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर क्या दे रखा है हमें, x इंटू 10 टू द पावर -1। तो क्या मैं इसी चीज को मैं लिख सकता हूं इस तरीके से कि 3.72 इंटू 10 टू द पावर 372 इंटू 10 टू द पावर -1 ग्राम्स, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, 372 इंटू 10 टू द पावर -1। क्लियर? अब इसी में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दिस 372 इज आवर आंसर। इजी क्वेश्चन, बहुत आसान था ये भी। खाली तुम लोग को जो रिलेशंस हम लोगों ने पिछली क्लास में किए वो सारे रिलेशन तुम लोग को याद होने चाहिए। मैंने कल क्वेश्चंस इसीलिए नहीं कराए, कल मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस इसीलिए नहीं लिए कि कल तुम लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस का और थोड़ा सा रिवीजन का टाइम चाहिए था। आई होप कि तुम लोग पिछली क्लास वाला सारा कंसेप्ट रिवाइज अच्छे से कर चुके होंगे, तभी ये चीजें बहुत अच्छे से तुम लोग को समझ में आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रखा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। यहां पर क्या बोला है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन, किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है भाई, पहला हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक, मैंने क्या बोला, हर चीज को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक, अब 36 ग्राम्स ऑफ वाटर है, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, मोल्स कितना हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर इज 18, कितना हो गया, 2 मोल हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 2 इंटू 1 मोल में कितने, एवोगैड्रो नंबर्स, तो 2 मोल में कितने, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर्स, तो 2Na, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए 36 ग्राम्स ऑफ वाटर के पास। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड देखते हैं भाई। सेकंड, अब क्या दिया हुआ है हमें, 28 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है, 28 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, 28 ग्राम्स ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला इज CO। ठीक, अब यहां पर हम लोग को देखना पड़ेगा भाई, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हम लोग को। अगेन मोल्स कितने हो जाएंगे भाई, 28 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना 16, कार्बन का कितना 12, तो 12 प्लस 16 कितना हो गया, 28 ही हो गया, तो 28 डिवाइड बाय 28 1 मोल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे इसके पास, 1Na, ये होगा इसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1Na। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलेंगे भाई। थर्ड में क्या दे रखा है, 46 ग्राम्स ऑफ इथाइल एल्कोहल। इसको मैं थोड़ा ऊपर कराता हूं भाई, यहां पर जगह की थोड़ी सी कमी है, यहां पर करा देता हूं। 46 ग्राम्स ऑफ इथाइल एल्कोहल। अब भाई थोड़ा सा नॉलेज, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो एक्सपेक्टेड रहेगा तुम लोग को कि तुम लोग जब प्रीवियस ईयर, तुम लोग जब मेंस का या एडवांस का या नीट का कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम लोग को इथाइल एल्कोहल के बारे में पता होगा, तुम लोग उस टाइम तक ऑर्गेनिक पढ़ चुके होंगे। ठीक, तो इथाइल एल्कोहल होता क्या है, इथाइल एल्कोहल, इथ मतलब 2 कार्बन यानी कि C2H5OH, ये है हमारा इथाइल एल्कोहल। इसका मास कितना गिवन है, इसका मास गिवन है 46 ग्राम्स, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, 46 डिवाइडेड बाय कंप्लीट वेट। ठीक, तो टोटल हमारे पास 2 कार्बन है, तो 2 इंटू 12, ठीक, प्लस कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 6 इंटू 1, प्लस कितने ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, तो 16। ठीक है, यहां पर इसका हो जाएगा आपका 46 डिवाइडेड बाय 46 दैट इज 1 मोल। तो मॉलिक्यूल्स कितने, 1Na, मॉलिक्यूल्स आर 1Na, ये हो गए इसके मॉलिक्यूल्स, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई, फोर्थ को देखते हैं। हमारे पास क्या, 54 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। बाप रे, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इज N2O5, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इज N2O5। तो N2O5
अब इसका कितना दे रखा है हमें, इसका दे रखा है 54 ग्राम्स। मोल्स कितने हो जाएंगे यहां पर, मोल्स विल बी 54 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, उसका मोलर मास निकालना पड़ेगा भाई। मोलर मास कितना, नाइट्रोजन 2 है तो 2 इंटू 14 प्लस ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 5 है तो 5 इंटू 16, कितना हो जाएगा, निकालो बताओ मुझे कितना हो जाएगा, देखते हैं यहां पर, चलो कितना हो गया भाई, 54 डिवाइडेड बाय N2O5 28 प्लस 80, तो ये हो गया हमारा 54 डिवाइडेड बाय 108, कट करोगे तो ये आ जाएगा 0.5 मोल्स। तो कितने मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स हो गए यहां पर 0.5 Na, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ये आ गए सबके नंबर ऑफ मोल्स। अब कंपेयर करो भाई, अब कंपेयर करो सबसे ज्यादा किसके, सबसे ज्यादा किसके पास, यहां पर 2 Na है, यहां पर 1 Na है, यहां पर भी 1 Na है, यहां पर 0.5 Na, तो सबसे ज्यादा किसमें, 36 ग्राम्स ऑफ वाटर इज आर आंसर। इजी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल्स ऑफ वाटर इज, 3.6 मोल्स ऑफ वाटर में कितना अमाउंट, मास पूछ रहा है, उसका मास पूछ रहा है, आंसर में देखो, ऑप्शंस में देखो, ग्राम्स में दे रखा है तो मास पूछ रहा है। तो वाटर का फॉर्मूला देखो, H2O का फॉर्मूला होता है ये। अब H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम्स, ये वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम्स है, एक ही ऑक्सीजन है भाई। तो वाटर के एक मोल में कितने होंगे, यहां पर भी एक ही होगा, एक मोल ऑक्सीजन होगा। अब यहां पर वाटर का एक मोल में अगर एक मोल ऑक्सीजन है तो वाटर के 3.6 मोल्स में कितने ऑक्सीजन होंगे, वाटर के 3.6 मोल्स में 3.6 मोल्स ऑक्सीजन ही होंगे। ऑक्सीजन, ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गया, नंबर ऑफ मोल्स और मास का रिलेशन तुम लोग को पता है, मल्टीप्लाई करो आंसर निकालो, कैसे आएगा, सो मास विल बी 3.6 इंटू उसका मोलर मास। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का मोलर मास हो जाएगा 16, मल्टीप्लाई करो आंसर आपका आ जाएगा, जो भी आंसर है उसी को टिक करो, आगे बढ़ो। इसके बाद का तो कर ही सकते हो यार तुम लोग, ठीक, इतना मैथ तो तुम लोग को आना चाहिए यार, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस तो आना चाहिए तुम लोग को, इतना तो तुम लोग कर ही पाओगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो इजी था ये भी क्वेश्चन, ज्यादा कोई मुश्किल था नहीं। इतने मोल्स वाटर पूछा है, जितने मोल्स वाटर के उतने मोल्स ऑक्सीजन के भी हो गए हमारे पास, उसके बाद उसका मास निकाल देना है, इजी सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर। बाप रे, यहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया, अभी 18 ml है, मास नहीं दे रखा है भाई, 18 ml है। तो यहां पर हम लोग को एक चीज देखना होगा कि फॉर वाटर डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर ml होता है। वाटर का जो डेंसिटी होता है, हम लोग मान के चलते हैं वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, ठीक, यानी कि उसके 1 ml में 1 ही ग्राम होगा या 1 ग्राम में 1 ही ml होगा। तो हमें कितना दे रखा है, 18 ml दे रखा है। सो 18 ml will be equal to 18 ग्राम ऑफ वाटर। ये चीज क्लियर, 18 ml में 18 ग्राम ही होंगे, अगर 18 ml दे रखे तो ग्राम में भी 18 ही होगा। ये चीज आई थिंक क्लियर है सबको। अब 18 ग्राम वाटर है हमारे पास, ठीक, 18 ग्राम वाटर को मोल्स में कन्वर्ट कर लो, मोल्स विल बी 18 डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास, ऑक्सीजन का 16, 2 हाइड्रोजन 18, इसका भी हो गया, तो कितने हो गए, 1 मोल हो गया, 1 मोल हो गया। तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 1 Na, अभी देखा था हम लोगों ने 1 Na, क्लियर, मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 1 Na। अब थोड़ा साइड में आते हैं, वाटर हमारे पास ये होता है वाटर, यानी कि एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास होते हैं टोटल कितने, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर
उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने समझाया था पिछली क्लास में। ठीक, तो इसके पास हो गए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के पास। एक इलेक्ट्रॉन आपका इस हाइड्रोजन के पास है और एक इलेक्ट्रॉन आपका इस हाइड्रोजन के पास है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल हो गए कितने, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहां पर। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, Na इंटू 10। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन Na molecules of water will be 10 into Na। ये आ गया हमारा आंसर। सिंपल, वेरी सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी आएंगे। ठीक, ऐसे ही नहीं कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन की कोई रेलेवेंस नहीं है इसका। इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। बहुत आसान क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ध्यान रखना, थोड़ा आ जाएंगे तो भला ही है, 4 नंबर पूरे हो जाएंगे भाई। फ्री के 4 नंबर मिल गए, लिख देना सीधा सीधा। आगे नेक्स्ट, द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन। अच्छा, ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन CH4। मीथेन इज व्हाट, मीथेन इज CH4। ठीक है भाई। अब मीथेन के 1 मोल में 1 मोल मीथेन यानी कि 1 मोल CH4 में क्या क्या चीजें हैं। 1 मोल कार्बन है, ठीक। 1 मोल मीथेन में, मीथेन का फॉर्मूला देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH4। तो 1 मोल मीथेन में 1 ही मोल कार्बन होगा, और 1 मोल मीथेन में टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, टोटल 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स ऑफ एटम्स कितने हो गए, टोटल मोल्स हो गए हमारे 5 मोल्स। तो अब परसेंटेज निकालना है हमें किसका, कार्बन का। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू 100। ऐसे ही करते हैं भाई। मार्क्स तुम लोग कैलकुलेट करते हो, तुम्हारे मार्क्स मान लो 480 आए 500 में से, परसेंटेज ऐसे निकालते हो ना, कितने मार्क्स आए डिवाइडेड बाय टोटल। तो यहां पर भी मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल किया है। तो मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 100। कितना आ जाएगा भाई, 20% आंसर। 20% आंसर आया हुआ क्वेश्चन है, भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि मास वाला परसेंटेज निकाल देते हैं वो लोग, जबकि हमें नहीं करना है। बोला हुआ है साफ साफ, बाय मोल, बाय मोल, मोल के हिसाब से आपको निकालना है, ना कि मास के हिसाब से। ठीक, तो मोल के हिसाब से 20% आ जाएगा। क्लियर? ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मोल्स ऑफ N एटम्स, ओ बाप रे, द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स in 681 grams of C7H5N3O6 is this much। अच्छा भाई, ठीक है। the value of X is, अच्छा ठीक है। तो हमें मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला जो दे रखा है वो दे रखा है C7H5N3O6, ये दिया हुआ है हमें। ठीक, अब द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन 681 ग्राम्स। अब 681 ग्राम्स बोल दिया। अब ग्राम और नंबर का तो हम लोग डायरेक्ट रिलेशन बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो उससे बढ़िया है कि इसका जो 681 ग्राम है इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो। देन जितने इसके मोल्स आएंगे उसका ट्रिपल हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 3 है ना इसके 1 मोल में, तो जितने भी इसके मोल्स आएंगे उसका ट्रिपल होगा नाइट्रोजन। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसके मोल्स निकालने। अब इसके मोल्स कैसे निकालें कि इसका गिवन मास जो दे रखा है 681 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कर दो। मोलर मास कैसे करेंगे, इसका मोलर मास कैसे होगा भाई, कार्बन कितने हैं 7 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 5, तो 5 इंटू 1 प्लस नाइट्रोजन कितने हैं 3, तो 3 इंटू नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो 6 इंटू कितना 16। सॉल्व करोगे ये लगभग आ जाएगा आपका 227 ग्राम्स के आसपास। 227 ग्राम्स के आसपास इसका मोलर मास आ जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए,
नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे भाई, किसके, C7H5N3O6 के मोल्स निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये कितने हो गए, 681 डिवाइडेड बाय 227, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 3 मोल्स। 3 मोल्स आ गया हमारे पास। इस मॉलिक्यूल के अगर 3 मोल्स हैं, इस मॉलिक्यूल के अगर 3 मोल्स है तो नाइट्रोजन के कितने होंगे। ठीक, अब यहां पर साफ साफ दिख रहा है तुम लोग को कि फॉर 1 मोल ऑफ दिस वी हैव 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। दिख रहा है ना, फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में हमारे पास है, फॉर्मूले में N3 है, फॉर्मूले में N3 है। तो इसके हर एक मोल के लिए हमें 3 मोल नाइट्रोजन के मिलते हैं। तो इसके 3 मोल के लिए हमें कितना मिलेगा, 3 into 3 दैट इज 9। सो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हो गए, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 into 3 दैट इज 9 मोल्स, दैट इज 9 मोल्स। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब 9 मोल्स हमारे आ गए, 9 मोल्स नाइट्रोजन के आ गए। इसने पूछा क्या, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इज दिस, नाइट्रोजन के नंबर निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं। तो अगर हमारे पास 9 मोल है टोटल नाइट्रोजन, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, कैसे करेंगे भाई, एक मोल में कितने एटम्स, एवोगैड्रो नंबर। तो 9 मोल में कितने, 9 इंटू एवोगैड्रो नंबर्स। तो ये हो जाएगा आपका टोटल एटम्स, टोटल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन is equals to 9 into 6.022 into 10 to the power 23। ठीक, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कुछ आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 54.9 के आसपास आ जाना चाहिए, ये 54.9 के आसपास आ जाना चाहिए। ठीक है, 0.2 into 9 ना 54.19 के आसपास आ जाना चाहिए इंटू 10 to the power 23। ठीक है भाई, इसने क्या बोला, इसने 10 to the power 21 रखा है, तो हमें 10 to the power 21 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 to the power 21 में कन्वर्ट करोगे 2 नंबर और आगे बढ़ा दोगे तो 5419 इंटू 10 to the power 23 और इंटू 10 to the power 21, ये हो गया हमारा। तो यहां से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग अगर x को, तो यहां से x कितना आ जाएगा भाई हमारा, व्हाट विल बी आर x, ये दिस मच। इसके आसपास भी आ सकता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तुम लोग करके देख लेना, इसके आसपास भी आ सकता है। तो x हमारा लगभग इतना आ गया कि 5419 के आसपास हमारा x आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन, आप लोग को तरीका खाली देखना है, ये सब तो आप लोग कर लोगे, ये सब इजी चीजें हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस ये सब तो कर लोगे। तरीका क्या है, अप्रोच क्या है, अप्रोच क्या लेना है आप लोगों को, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए, उस अप्रोच को समझो, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक, अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, अगर वो आपको समझ में आ गया फिर दिक्कत नहीं होने वाली, फिर आप किसी क्वेश्चन में सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे। ठीक, सोचोगे, अप्रोच समझ में आ गया, ये अप्रोच है, ये अप्रोच लेके क्वेश्चन करना है। इसके बाद ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, अप्रोच आप लोग समझो खाली, अप्रोच कैसे करना है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को। आगे, अच्छा क्वेश्चन खत्म बड़ी जल्दी यार। ठीक है भाई, आगे हमारे पास है एवरेज या मीन एटॉमिक मास, एवरेज या मीन एटॉमिक मास। अब ये जो एवरेज या मीन एटॉमिक मास है ना, ये समझे कैसे, इसको देखो, हम लोग मान लो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का, एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना लेके चलते हैं भाई हम लोग, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना लेके चलते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक मास हम लोग लेके चलते हैं एटॉमिक मास 35.5, ये लेके चलते हैं। बट ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, अगर जिसको इस चीज का नॉलेज नहीं है उसको, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर हम लोग तो बोलते हैं कि जो भी एटॉमिक मास है वो तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है ना, हम लोग तो ऐसे ही लेते हैं ना कि Cl है, Cl का जो एटम होगा उसके पास जो न्यूक्लियस है, ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आएंगे यहां पर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इसी के बराबर होता है हमारा एटॉमिक मास एएमयू में, है ना। तो सर यहां पर 0.5 कहां से आया कि सर आधा न्यूक्लियॉन तो नहीं डाल सकते हम लोग, आधा प्रोटॉन काट करके आधा न्यूट्रॉन काट करके हम लोगों ने डाल दिया न्यूक्लियस के अंदर, ये सर कैसे पॉसिबल है, ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो भाई ऐसा करते भी नहीं हम लोग। देखो ये 35.5 कहां से आया, एक्चुअली अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप्स प्रेजेंट है
तो उसका एवरेज लेके हम लोग ये 35.5 लाते हैं। अब फिर अगेन बात ये आ जाएगी सर आइसोटोप्स क्या है, चलो उससे भी एक बार देख लेते हैं ये पर्टिकुलर चीज स्टार्ट करने से पहले। ठीक, यहां पर मैं वापस आऊंगा, एक बात बता देता हूं आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स हम लोग ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को, देखो किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसाइड करता है कि वो एलिमेंट कौन सा होगा, कि उसके न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, और उसी एटॉमिक नंबर के हिसाब से वो डिसाइड होता है कौन सा ये एटम है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्या है। ठीक, तो अगर मान लो मेरे पास एक क्लोरीन है, ठीक, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, यानी कि इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो इसके पास 17 ही है। ठीक, बट ये दो तरीके का हो सकता है, कैसे? ठीक, एक तो होता है क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और साथ में इसका जो एटॉमिक मास है वो है 35। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसके पास 17 प्रोटॉन है और साथ में 18 न्यूट्रॉन्स है, 18 न्यूट्रॉन्स है इसके पास, ऐसा है ये। ठीक, इसीलिए इसका मास 35 है, एटॉमिक नंबर 17, तो 17 ही एटॉमिक नंबर रहेगा। दूसरा एक और क्लोरीन प्रेजेंट रहता है, क्लोरीन, इसका भी एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 17 ही है, यानी कि इसके पास भी प्रोटॉन तो 17 ही होंगे भाई। अब इसमें क्या होता है, इसके पास होता है टोटल 20 न्यूट्रॉन्स, और 20 मैंने ये लिख दिया, इसका मास होता है टोटल 37, यानी कि इसके पास होते हैं टोटल 20 न्यूट्रॉन्स। अब ये 20 न्यूट्रॉन्स की वजह से इसका मास चेंज हो गया, बट प्रोटॉन तो सेम ही है, इसलिए दोनों को हम लोग क्लोरीन ही बोलते हैं। तो अब किया क्या जाए भाई? तो फिर यहीं से कंसेप्ट आया एवरेज एटॉमिक मास का, कि अब इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं हम लोग, अब इन दोनों का एवरेज निकाले कैसे? ऐसा तो नहीं है कि 35 37 एवरेज करके 36 आ गया, 36 तो नहीं होता है ना भाई, ऐसा तो नहीं है, 36 तो नहीं होता है, ये तो हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक, 35.5 करते हैं। तो ये चीज डिपेंड करता है उसकी अबंडेंसी पर भी, उसकी अबंडेंसी कितनी है उस चीज पे भी डिपेंड करता है। ठीक, तो वापस आते हैं यहां पर, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं हम लोग? एवरेज या मीन एटॉमिक मास, ये हम लोग निकालते हैं कि उसका परसेंटेज अबंडेंसी इनटू उसका मोलर, उसका एटॉमिक मास, ठीक, ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, ठीक, प्लस परसेंटेज अबंडेंसी इनटू उसका एटॉमिक मास, यानी कि सेकंड वाले का एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 100। टोटल अबंडेंसी तो 100 ही होगी ना, टोटल अबंडेंसी सबका सम तो 100 ही जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। क्लोरीन वाले का करके देखते हैं, जो मैंने तुम लोगों को कराया अभी, इस क्लोरीन वाले का करके देखते हैं भाई, ये आगे क्वेश्चन भी है। ठीक, यहां पर देखो क्या है, एक्चुअली ये जो अबंडेंसी होता है इसका, यहां पर ये 35 वाले का अबंडेंसी होता है लगभग आपका 75%, 35 वाले का अबंडेंसी 75%, एंड 37 बहुत कम, थोड़ा रेयर होता है कंपेयर टू 35 वाला क्लोरीन, इसकी अबंडेंसी थोड़ी सी कम है, तो इसका अबंडेंसी होता है 25% बचा हुआ। ठीक, तो यहां पर अगर मैं एवरेज एटॉमिक मास निकालूं, एवरेज एटॉमिक मास, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर अबंडेंसी लूंगा किस वाले की, 35 वाले की, 75 इनटू उसका मास कितना है 35। ठीक, ये आ गया 75 इंटू 35, जितना उसका अबंडेंसी उतना, जितना उसका एटॉमिक मास, वो मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में सेकंड वाले आइसोटोप के पास जाएंगे। अब सेकंड वाले आइसोटोप का कितना है भाई, सेकंड वाले आइसोटोप का अबंडेंसी है 25 और उसका मास कितना है 37 है। ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल इज 100, टोटल अबंडेंसी कितना है 75 प्लस 25 100 हो गया। तो यहां पर डिवाइड बाय टोटल, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 35.5 AMU, 35.5 AMU। इजी, समझे कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, किनका निकालते हैं? तीनों चीजें। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आइसोटोप्स है, अलग अलग कैसे यूज करें, है तो दोनों ही क्लोरीन। क्यों निकाला जा रहा है?
क्योंकि आप लोग को क्लोरीन यूज करना है, क्लोरीन का एक एटॉमिक मास तो दोगे, ऐसा तो नहीं हम लोग कहीं 35 ले लें, कहीं 37 ले लें, ये तो ठीक नहीं होगा। आप लोग को एक पूरा नॉर्म बना के चलना है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो इसलिए निकालते हैं। और उसके बाद निकालते कैसे हैं वो मैंने बता दिया, कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला ही मैंने तुम लोग को दे दिया, ये रहा इसका फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये इसका फॉर्मूला रहा, फॉर्मूला ध्यान कर लेना, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कैसे निकालते हैं, मैंने समझा ही दिया तुम लोग को, ये इस तरीके से निकाला जाता है, इजी। इसके बाद एक क्वेश्चन था, मैंने करवाई दिया ऑलरेडी यार, यहां पर भी दे रखा है, यहां पर अलग तरीके से, यहां पर डायरेक्टली परसेंटेज नहीं बना बताया हुआ, यहां पर थोड़ा अलग तरीके से है कि फॉर एवरी 1 क्लोरीन 37, every 1 chlorine 37 there are 3 chlorine 35 isotopes are present in a sample। ठीक, तो उसका 1 है, इसका 3 है, तो उसका 25% ही हो गया ना। ठीक, अब इसका फॉर क्लोरीन 37 का अगर हमारे पास फॉर एवरी 1 आइसोटोप 3 आइसोटोप्स क्लोरीन 35 के प्रेजेंट हैं, तो 1/4 टोटल कितना हो गया 4, तो 1/4 25 ही हो गया ना, इसका परसेंटेज कितना हो गया 25% ही हो गया। और क्लोरीन 35 वाले का परसेंटेज कितना हो गया, देखो यहां पर टोटल कितने हो गए 4, 4 में से हर 3, टोटल 4 है, 4 में से हर 3 किसका है 35 वाले का है, तो 4 में से 3 परसेंटेज कितना हो गया, परसेंटेज हो गया 75%। अब यही जो तुम लोगों ने किया था यहां पर, यही सेम चीज इसमें भी अप्लाई करना है, यहां पर भी सेम ही आंसर आ जाएगा, यहां पर भी सेम ही आंसर आ जाएगा। क्लियर, या तो इसको तुम अलग तरीके से भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी ले सकते हो कि 1 × 37 प्लस 3 × 35 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल पे कितने मोल्स हैं, टोटल सैंपल में 4 हैं, 3 + 1 4, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी 35.5 ही आएगा, तुम्हारी मर्जी, जैसे ही करना चाहो तुम लोग। ठीक, एक चीज ही पढ़ा है, परसेंटेज वाला ही पढ़ा है, तो परसेंटेज के हिसाब से ही चलो, वही ठीक रहेगा। नहीं तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल 4 है, टोटल लेना है नीचे हम लोग को, टोटल मोल्स, टोटल सैंपल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, या परसेंटेज टोटल, नीचे हमेशा टोटल ही लेना है आपको, और ऊपर में कितने हैं उसको, उसका 1 है, इसके 3 है, तो वो ले लिया हम लोगों ने, इस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। ठीक, आगे एक और क्वेश्चन है, एन एलिमेंट X हैज 3 आइसोटोप्स। ठीक है भाई, यहां पर हमारे पास X20 है, एक है X21 और एक है X22, 3 आइसोटोप्स हमें दिए हुए हैं, X20, X21 एंड X22। द परसेंटेज अबंडेंसी ऑफ X20 इज 90%। बाप रे, 90% तो इस अकेले का ही दे दिया। ठीक, बचा कितना 10। अब पूछा है 21 का, तो मान लेते हैं इसका X हो गया और इसका कितना हो जाएगा 10 - X, क्योंकि दोनों मिला के तो 10% बनाएंगे ना, दोनों मिला के 10% होंगे, क्योंकि इसका तो अकेले 90, इन दोनों का मिला के कितना होगा 10% होगा, तो एक को X मान लिया, एक को 10 - X ले लिया। X का वैल्यू निकालना है, यानी कि X21 का परसेंटेज अबंडेंसी कितना होगा वो निकालना है आपको, एवरेज एटॉमिक मास आपको दे दिया है। ठीक, तो एवरेज एटॉमिक मास गिवन है 20.11 इक्वल्स टू 20 वाले का परसेंटेज कितना है 90, ठीक, प्लस 21 वाले का परसेंटेज कितना है X, प्लस 22 वाले का परसेंटेज कितना माना हम लोगों ने 10 - X, तो 22 × 10 - X डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज कितना है 100। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, सॉल्व करोगे X का वैल्यू आ जाएगा, एक ही वेरिएबल है, सॉल्व करके आंसर निकाल लो, X निकाल सकते हो यहां पर। ठीक, अप्रोच समझो कि कैसे अप्रोच कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये कैलकुलेशन तो बाद की बात है, कैलकुलेशन तो सीख ही जाओगे प्रैक्टिस से, पहले तुम लोग को अप्रोच आना चाहिए कि अप्रोच किस तरीके से करें, वो ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है अप्रोच कैसे करना है। तो यहां पर दिया क्या हुआ था 20, 21 एंड 22, 20 का दे रखा था 90, तो मैंने मान लिया 90, 21 X ले लिया मैंने, 22 को क्या लूं, क्योंकि हम इन दोनों में से 90 तो यही हो गया, इन दोनों का मिला के 10% है, तो दूसरे वाले को 10 - X ले लिया मैंने। फॉर्मूला आपको वही था, सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आपको X का वैल्यू कैलकुलेट करना है, X कैलकुलेट कर लोगे तो इसका परसेंटेज अबंडेंसी आपका कैलकुलेट हो जाएगा, इजी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एवरेज या मीन मोलिकुलर मास। ठीक, ये जो है एवरेज या मीन मॉलिक्यूलर मास, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जो भी हो सकता है, ये निकाला जाता है आपका मिक्सचर, मोस्टली मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए। ऐसे केस में जहां मिक्सचर हो जाता है 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, एक होमोजीनियस मिक्सचर है जहां पर, ठीक,
एक क्या बोलूं, एक जहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा एकदम मेंटेन्ड है, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ओवरऑल क्या बोलूं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलूं मैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो उस वाले केस में हम लोग यहां पर एवरेज या मीन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकालते हैं, ये आइसोटोप्स के लिए नहीं निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोग के पास है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग के पास है एक सैंपल ऑफ पोल्यूटेड एयर, सैंपल ऑफ पोल्यूटेड एयर, सैंपल ऑफ पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड, वैसी पोल्यूशन बहुत ज्यादा, दिल्ली की हवा ले लेते हैं यार, ठीक। तो मान लो यहां पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मिलता है, कितना मिलता है भाई नाइट्रोजन का परसेंटेज, कितना, लगभग मान लेते हैं थोड़ी सी कम हो गई, या 77% ले लेते हैं भाई, थोड़ी सी कम तो हो ही गई होगी पोल्यूशन के चक्कर में। यहां पर O2, नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा O2 होती है, इसका 21% ले लेते हैं भाई, दोनों मिला के कितना हो गया, 77 + 21, ये हो गया आपका 98%। बाकी के जो 2% उसमें बाकी और गैसेस को घुसा देते हैं। मैं अपनी तरफ से ले लेता हूं एक वैल्यू, मान लेते हैं CO2 यहां पर है लेट्स से 0.5%, इतना ज्यादा CO2 भाई, 0.5% बहुत ज्यादा है, ये कम नहीं है ये। 0.5% अगर एक्चुअली में हो गए ना भाई, त्राही त्राही मच जाएगा दुनिया में। 0.5% इज नॉट द एक्चुअल डेटा व्हाट वी हैव इन दिल्ली और एनी अदर पोल्यूटेड सिटी, उसमें भी 0.5% नहीं होता है। इतना कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत दिक्कत हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर इतना हो गया ना, बाप रे भाई दिक्कत हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड फैलाना कम करो, सांस मत लो, ठीक है, सांस लेना बंद कर दो तुम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा। इसके बाद वी हैव, लेट्स से मान लेते हैं वी हैव NO2 ऑल्सो। NO2 हम लोग ले लेते हैं अगेन 0.5%, ठीक। यहां पर SO2 भी घुसा देते हैं भाई थोड़ी सी, SO2 मान लेते हैं, ये भी हो गया हम लोग का 1% ले लेते हैं, कितना और गैस लोगे, 1% ये ले लिया मैंने, मान लो, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से ले लिया। अब पूछा क्या है इसमें, फाइंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑल गैसेस ऑफ द सैंपल। अब क्योंकि ये जो पांचों गैसेस मैंने यहां पर ली हैं, ये पांचों गैसेस एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगी, एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर देंगे ये पांचों गैसेस मिलके। तो इन पांचों गैसेस में से हम लोग निकाल नहीं सकते ना कि इसमें से नाइट्रोजन गैस का अलग और इसका अलग, हम सबका कलेक्टिवली एक पूरे सैंपल का हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर मास यहां पर बता देते हैं। कैसे बताते हैं वो, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू, ठीक, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट गैस या फर्स्ट कंपोनेंट इनटू उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक, प्लस अगेन परसेंटेज ऑफ सेकेंड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय उसका इनटू उसका मोलर मास, एंड सो ऑन, होल डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज कितना ही रखना है, टोटल परसेंटेज तो 100 ही होगा हमेशा। तो इस तरीके से करना है कि पहले कंपोनेंट का परसेंटेज कितना है इनटू उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, सेकेंड कंपोनेंट का परसेंटेज कितना है इनटू उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, थर्ड कंपोनेंट का परसेंटेज कितना है इनटू उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, और डिवाइडेड बाय 100। यहां पर भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। तो इस सैंपल का कितना आ जाएगा, इस सैंपल का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इस सैंपल का आ जाएगा आपका लगभग देखो 77 इनटू N2 का मॉलर मास कितना हो जाएगा भाई 28, क्योंकि सबसे ज्यादा तो यही है, तो आपका आंसर भी 28 के आसपास ही आएगा, प्लस नाइट्रोजन हो गया। चलो अब बचा 21 इंटू O2 कितना होगा मोलर मास 32, एक का 16, दो का 32, प्लस इसके बाद क्या हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट है 0.5 इनटू इसका कितना 44, ठीक, प्लस अगेन क्या बचा है NO2 का कितना 0.5 इनटू NO2 का मोलर मास कितना
2 ऑक्सीजन, 16 प्लस 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 14 कितना हो गया भाई 40, कितना 46 प्लस एक और बच गया SO2 बच गया हमारे पास। SO2 का परसेंटेज कितना 1% इनटू SO2 का मोलर मास कितना 32 प्लस 16 प्लस 16 64 होल डिवाइडेड बाय 100, होल डिवाइडेड बाय 100। यहां से आप कैलकुलेट करके एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो, एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। फॉर्मूला भी ध्यान रखना और कैसे कर रहे हैं, किन चीजों के लिए किया जाता है, कौन से टाइप के सैंपल्स के लिए, कौन से टाइप के कंपाउंड्स के लिए चीज किया जाता है, कंपाउंड्स के लिए करते भी है कि नहीं, सिर्फ मिक्सचर के लिए किया जाता है, ये सब समझ में तुम लोग के आ गया होगा। एवरेज या मीन मॉलिक्यूलर मास हम लोग मोस्टली मिक्सचर्स के लिए निकालते हैं, जो भी हमारे होमोजीनियस मिक्सचर है, मोस्टली गैसेस, मोस्टली केसेस में आप लोग देखोगे कि गैसेस के मिक्सचर के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है भाई? चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट इसे बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है कि अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 40% H2 एंड 60% He। ठीक, 40% H2 दे रखा है एंड 60% हीलियम दे रखा है बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम। ठीक, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन 10 ग्राम्स ऑफ सच मिक्सचर। तो 10 ग्राम में कितने उसके मोल्स होंगे। तो अब हम लोग ग्राम से, गिवन मास से अगर हम लोग को मोल्स निकालना है तो मोलर मास तो चाहिए ना, तो पहले तो मोलर मास निकालना पड़ेगा इन दोनों के मिक्सचर का एवरेज मोलर मास। डायरेक्टली नहीं पूछा एवरेज मोलर मास, इनडायरेक्टली आपको पूछ दिया यहां पर। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें मिक्सचर दे रखा है, जो हमें मिक्सचर दिया हुआ है यहां पर, मिक्सचर कि कितना है मिक्सचर 40% H2 प्लस 60% He। ये जो मिक्सचर हमें दे रखा है, इस मिक्सचर का हमें एवरेज मोलर मास निकालना पड़ेगा। एवरेज मोलर मास निकालना पड़ेगा। एवरेज मोलर मास कैसे निकाले भाई, तो एवरेज मोलर मास अभी दिखाया था। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है 40% इनटू H2, H2 का मोलर मास, H2 का मोलर मास 2 हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। ठीक, प्लस 60% हीलियम का, हीलियम का मोलर मास कितना होता है भाई, हीलियम, हीलियम का तो एक ही एटम है, मोनोटॉमिक गैस है ना ये, नोबल गैस। कितना हो जाएगा हीलियम का भाई 4 डिवाइडेड बाय 100। ठीक, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.2 के आसपास आ जाएगा, 3.2 ग्राम्स। तो इसका एवरेज मोलर मास आ गया। ठीक, अब बोला है कि 10 ग्राम में इसके मोल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले, नंबर ऑफ मोल्स का तरीका बहुत कर चुके हम लोग भाई, कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, भले ही वो एवरेज क्यों ना हो, यहां पर तो एवरेज ही यूज कर रहे हैं। तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है 10 है, मोलर मास कितना है 3.2 आ गया, ये आपका लगभग आ जाएगा 3.125 के आसपास मोल्स, 3.125 मोल्स, ये हो गया हमारा आंसर। इजी। तो ये क्वेश्चन देखो काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है भाई, अच्छा खासा क्वेश्चन है, यहां पर भी डायरेक्टली नहीं पूछा है। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जिन्होंने ये चीज ठीक से नहीं पढ़ा होगा, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर आपको डायरेक्टली नहीं पूछा है कि एवरेज निकालना पड़ेगा। आपको ये दिया हुआ है हीलियम का इतना है, हाइड्रोजन का इतना है, उनका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम उसका परसेंटेज दे रखा है, और पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम में कितने होंगे। तो आपको इस तरीके से एवरेज मोलर मास निकालना है, उसके बाद आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा घुमा के पूछा है, तो इन तरह के क्वेश्चंस का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, थोड़ा सोचना। आगे चलते हैं भाई, आगे दिया हुआ है इफ अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 560 ग्राम्स ऑफ N2, ठीक है, एंड 320 ग्राम्स ऑफ O2 गैस। अब देखो यहां पर इसने परसेंटेज ही छोड़ दिया, परसेंटेज ही नहीं दिया, इसने सीधा ग्राम दे दिया है कि उस मिक्सचर में क्या है। ये मिक्सचर जो हमें दे रखा है, मिक्सचर यहां पर हमें दिया है कितना 560 ग्राम्स ऑफ N2 प्लस 320 ग्राम्स ऑफ O2, ये हमें दिया है इसने, परसेंटेज तो दिया ही नहीं। परसेंटेज का क्या करें, तो एक याद करो एक चीज,
एक चीज याद करो, मैंने तुम लोग को पढ़ाया था एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकाल लूं या मैं मोल्स का परसेंटेज निकाल लूं तो वॉल्यूम परसेंटेज भी मिल जाएगा मुझे, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा ना भाई। जो यहां पर मोल का फ्रैक्शन होगा वही आपका वॉल्यूम का फ्रैक्शन भी आ जाएगा। ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल moles will be equal to fraction of volumes। वॉल्यूम्स तो मैं इसको डायरेक्टली अगर फ्रैक्शन ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं हम लोग। इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालते हैं, 560 ग्राम दे रखा है N2 का, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 560 डिवाइड बाय उसका मोलर मास। मोलर मास कितना N2 का? एक नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन का 28 हो गया। यहां पर कट करोगे 28 दूनी 56 आ गया, ये 20 मोल्स N2 के आ गए। ठीक, प्लस 320 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का कितना? एक ऑक्सीजन कितना है? एक ऑक्सीजन 16, दो ऑक्सीजन 32, तो डिवाइड बाय 32 कट करोगे ये हो गया 10, तो प्लस 10 मोल्स O2। अब मैंने बताया था एक चीज तुम लोग को, आप लोग चाहे तो परसेंटेज अबंडेंसी वाला पार्ट यूज करो या तो आप नंबर ऑफ मोल्स यूज करो, बट नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स दे देना। नीचे खाली आपको ध्यान रखना है कि नीचे आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स दे दो ना। मोल्स के टर्म्स में ट्राई कर लेते हैं इसको, वो भी करके देख लेते हैं भाई एक बार। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा? एवरेज मोलर मास इक्वल्स टू कितने मोल्स दे रखे हैं N2 के भाई? 20 इंटू N2 का मोलर मास कितना हो जाएगा? 28। ठीक, प्लस O2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं भाई? 10 इंटू O2 का मोलर मास कितना हो गया? 32 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले लो। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 30। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, नहीं तो फिर आप यहां से परसेंटेज ही निकाल लो ना। आप अगर यहां से परसेंटेज भी निकालते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर मैं परसेंटेज N2 का निकालना चाहूं, इस वाले पार्ट को मिटाता हूं पहले मैं। ठीक, यहां पर मान लो N2 का परसेंटेज निकालना चाह रहा हूं, परसेंटेज ऑफ N2 कितना हो जाएगा? भी N2 के कितने? 20 डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने हो गए? 30। ये आ गया N2 का परसेंटेज इंटू 100, परसेंटेज यहां से आ गया। ठीक, परसेंटेज ऑफ O2 निकालना चाह रहे हो, O2 इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। आप ऐसे भी कर सकते हो, इस चीज को यूज कर सकते हो, फालतू का आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा, उससे अच्छा डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल से कर लो यार, आसान है। इसी को सॉल्व कर लोगे आपका यहीं से आंसर आ जाएगा, इसी चीज को सॉल्व कर लोगे यहीं से आंसर आ जाएगा। वरना तो आप परसेंटेज यहां से भी निकाल सकते हो, N2 के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स इंटू 100, N2 के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, O2 के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स इंटू 100। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहो। ठीक, तरीके आपको सारे पता होने चाहिए बस। ठीक, तरीके आप सारे ध्यान में रखो, एग्जाम के टाइम में कौन सा तरीका क्लिक करे वो उस टाइम की बात है, बट तरीके आने आपको सारे चाहिए। ठीक, आपको हमेशा एक शॉर्टकट भी आना चाहिए, आपको हमेशा एक कन्वेंशनल मेथड भी आना चाहिए। बहुत बार शॉर्टकट दिमाग में क्लिक नहीं करता है कि कैसे किया जाए। ठीक, और अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया तो शॉर्टकट धरे के धरा रह जाता है भाई, तो शॉर्टकट के चक्रों में कम पड़ो। कन्वेंशनल मेथड जो है उसको अच्छे से ध्यान में रखो। जितना ध्यान में तुम्हारे कन्वेंशनल मेथड रहेगा, वो बेसिक से जाके आंसर लाना, जितना अच्छे से वो याद होता है, जितना तरीके से वो याद होता है, ये नहीं होता भाई। ये जो तुम लोग फट से एक वो लगाते हो, क्या बोलते हैं उसे, फट से क्या बोलते हो तुम, कोई सा ट्रिक लगा दिया और सॉल्व करके बढ़ा दिए, 2 मिनट में अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया ना, क्या बोलते हैं मेंस और नीट ने, वहीं पर खत्म हो जाएगा खेल। तो इसीलिए कन्वेंशनल मेथड, बेसिक मेथड वाला पार्ट वो ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखो। जितना अच्छे से बेसिक मेथड याद रहेगा, मोस्टली क्वेश्चन तुम लोगों से सॉल्व होंगे। जबकि ये जो तुम्हारा ये ट्रिक वाली चीजें होती हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया तो वो धरे के धरा रह जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, आंसर गलत आ जाएगा। ट्रिक्स की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड की कोई कंडीशन नहीं है। कन्वेंशनल मेथड से जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है भाई, इंपेरिकल फॉर्मूला हम लोग हमेशा वो बोलते हैं, मान लो हमारे पास कोई सा ही फॉर्मूला है, उसमें अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स दिखा रहे हैं ना सिंप्लीफाइड होल नंबर रेशियो, उसको हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो, पहले मैं लिख देता हूं, ठीक, इंपेरिकल फॉर्मूला ठीक, in this formula atoms are shown in a simplest whole number ratio. In a simplest whole number ratio, ठीक। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास ऐसा कुछ है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है भाई, पता होगा तुम लोग को, C6H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर देना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में, ठीक। तो C6H6 को अगर पूरे को मैं 6 से कट कर दूं तो कितना आ जाएगा, CH, ये हो गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक। सिमिलरली मान लो कोई दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग, मान लो कुछ ले लेते हैं हम लोग ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल से, ना इथाइल अल्कोहल ठीक नहीं रहेगा, इथेन ले लेते हैं, इथेन, ठीक। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है भाई, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन, इथेन, इथ 2 कार्बन, एन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, CnH2n+2, तो C2H6, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक। इसी का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला, इसको पूरे को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, क्या हो जाएगा, CH3, ये हो गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। इसी तरीके से कोई भी आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको एक पर्टिकुलर होल नंबर से हम लोग डिवाइड करके इंपेरिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसी को आप एक पर्टिकुलर होल नंबर से डिवाइड करके इंपेरिकल फॉर्मूला बना सकते हो, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी कर सकते हो आप, ठीक। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, तुम लोग को पता, तुम लोग रोते रहो फिर सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डेफिनेशन नहीं लिखा। In this formula, all atoms are shown in their exact numbers. उसके एग्जैक्ट नंबर्स में दिखाया जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला आप डिवाइडेड बाय सर्टेन नंबर आप निकाल सकते हो। इस चीज को मैं लिखवा देता हूं, 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं यहां पर। मान लो हमारे पास एक और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों लिखते हैं। मान लो हम लोग ले लेते हैं अब यहां पर कुछ ले लेते हैं एक कंपाउंड, मान लो हमारे पास है प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, प्रोपेन है, सारे 3 कार्बन है और सारे के सारे कार्बन क्या है, सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, यानी कि एन, ठीक है। तो C3H8, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा कितना, होल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं इसको, या यही रहेगा ये C3H8, होल नंबर तो आएगा ही नहीं ना, कैसे डिवाइड करें उसको होल नंबर से, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला C3H8 ही रहेगा। आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते, अगर मैं इस पूरे को 3 से डिवाइड करूं तो होल नंबर आएगा नहीं ना, 8 क्या 3 से डायरेक्टली कटता है, पूरा कटता है, नहीं कटता। तो यहां पर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला सेम ही हो जाएगा इस वाले केस में। अगेन हमारे पास है फिर मान लो इथेनोइक एसिड ले लेते हैं, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, क्या हो गया उसका फॉर्मूला भाई, कैसे लिखते हैं उसको, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही आपका एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड।
इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। तो इसकी में हो गए आपके C2H4O2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया। अब इसका अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला बोले तो क्या इसको हम लोग कट कर सकते हैं और होल नंबर रेशियो में ला सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसको हम लोग कट कर देते हैं। कितने से डिवाइड करें इसको भाई? इस पूरे को अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, तो मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा सर, बिल्कुल सही है। इस पूरे को हम लोग 2 से डिवाइड करने, क्या आ जाएगा, CH2O, ये आ गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक, और अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला से वापस से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तो क्या करें, इसी होल नंबर से, इसी 2 से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, यानी कि यहां पर हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, यहां पर हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि अगर हम लोग के पास कोई एम्पिरिकल फॉर्मूला है, तो हम लोग उसको किसी नंबर से, किसी फैक्टर से अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, तो क्वेश्चन में तुम लोग को दिया रहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। जब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या गिवन रहता है, क्वेश्चन में गिवन रहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला तुम लोग कैलकुलेट करते हो, उसके बाद इस पर्टिकुलर एन को ढूंढना पड़ता है। ठीक, अब इस पर्टिकुलर एन को कैसे ढूंढे, तो इसको हम लोग ऐसे ढूंढते हैं कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इक्वल्स टू एन। ये वाला जो एन था ये यही है, ऐसे आता है ये। अब अगर क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर मास दिया है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करके हम लोग एन निकाल लेंगे, एन को मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग को मिल जाएगा। क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही पूछा जाता है मोस्टली। ठीक, इस तरीके से हम लोग चीजों को करते हैं। ठीक, तो आई होप कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है वो चीज समझ गए होगे तुम लोग। एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाना है ये भी समझ में आ गया होगा। इस एन को ढूंढना पड़ेगा, ये एन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, ये एन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो इस एन को ढूंढना पड़ेगा। एन को ढूंढेंगे कैसे, एन को ढूंढेंगे, मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मतलब ये जो तुम्हारा फॉर्मूला आया इसी से मास निकाल दो, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसका मास निकाल दो, डिवाइड करो, एन आ जाएगा, एन को मल्टीप्लाई करो एम्पिरिकल फॉर्मूला से, तुमको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं एक क्वेश्चन लेके। ठीक, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, लेट से ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एटम्स ऑफ मास रेशियो दे रखा है, ये कार्बन का गिवन है, ये हाइड्रोजन का गिवन है और ये ऑक्सीजन का गिवन है। ये तीनों का हमें मास रेशियो गिवन है। ठीक, इफ द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 118, मोलर या मॉलिक्यूलर जो भी 118 दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग को कैलकुलेट करना है। इजी सा क्वेश्चन, अभी जो तरीका समझा है वही हम लोग को करना है। तो पहले तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे बनाए वो समझो और ध्यान से समझना। मान लो अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड 100 ग्राम्स लेता तो जो परसेंटेज है कार्बन का वही उसका मास हो जाता, जो परसेंटेज है हाइड्रोजन का वही उसका मास हो जाता, जो परसेंटेज है ऑक्सीजन का वही उसका मास हो जाता। तो यहां पर भी हम लोग को वही करना है। तो कार्बन का मास हमें कितना दे रखा है, कार्बन का मास हमें गिवन है 40.684। हाइड्रोजन का मास हमें कितना गिवन है, हाइड्रोजन का मास हमें गिवन है 5.085। ऑक्सीजन का मास हमें कितना गिवन है, ऑक्सीजन का मास गिवन है 54.228। ये हमें तीनों का मास गिवन है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाएं? मोल्स कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है, जो मास है उसको उसके एटॉमिक या मोलर मास से डिवाइड कर दो। ठीक, तो हमें यहां पर गिवन है इसका मास कितना, 40.684 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 12। कार्बन का कितना होता है, 12। सिमिलरली 5.085 डिवाइडेड बाय क्या, हाइड्रोजन का कितना होता है भाई, हाइड्रोजन का 1, डिवाइडेड बाय 50.228 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का कितना भाई, ऑक्सीजन का 16। ये हो गया।
इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा लगभग 3.389 के आसपास आता है, 3.389 के आसपास आता है कैलकुलेट करने के बाद आसपास। और ये तो इतना ही आ जाएगा 5.085। ये कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग ये भी 3.39 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। क्या ये होल नंबर में है? नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला में तो होल नंबर में चाहिए ना, तो इसको होल नंबर बनाओ। होल नंबर बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर है उससे तीनों को डिवाइड कर दो। इन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर है उसको तीनों में डिवाइड कर दो, तो हमारे पास होल नंबर में क्या आ जाएगा हमारे पास? होल नंबर निकालेंगे अगर हम लोग तो 3.389 डिवाइडेड बाय 3.389, ठीक, 5.085 डिवाइडेड बाय 3.389, ठीक, यहां पर भी 3.39 डिवाइडेड बाय 3.389। तो ये दोनों तो अप्रोक्सीमेटली हमारे आ गए 1, ये आ गया हमारा 1, ये आ जाता है हमारा 1.5, ये आ जाता है हमारा अगेन कितना 1, अप्रोक्सीमेटली बराबर, ये दोनों तो बना जाएगा। क्या अभी भी ये तीनों होल नंबर में है? क्या करें भाई? अब मैं अगर तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो भी करना है तीनों के साथ करना है। यहां पर मैंने तीनों को 389 389 3.389 3.389 3.389 तीनों को ही डिवाइड किया मैंने। यहां पर भी मैं तीनों को ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पर तीनों को ही अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ जाएगा? 2 3 2। ये आ गया। अब हमारे पास आ गया भाई होल नंबर में। अब हमारे पास होल नंबर आ गया है, ठीक। तो अब इस होल नंबर के हिसाब से हमारे पास कार्बन कितने हैं? कितने भाई? कार्बन, ये कार्बन का चल रहा था ना, कार्बन 2 है यानी कि C2, ठीक। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 3 H3। ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन अगेन 2 O2। ये बन गया है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला, ये बन गया है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। इंपेरिकल फॉर्मूला अभी तक हम लोगों ने निकाला, कैसे निकाला? सबसे पहले जो परसेंटेज दे रखा था उसी को हम लोगों ने मास बना लिया, क्योंकि 100 ग्राम मान लिया हम लोगों ने कि 100 ग्राम दे रखा है, तो परसेंटेज दैट बिकम्स मास। फिर उस मास से हम लोगों ने क्या निकाला? हम लोगों ने निकाले मोल्स डिवाइडेड बाय देयर एटॉमिक और मोलर मास, ठीक। 12 से डिवाइड किया कार्बन के लिए, 1 से डिवाइड किया हाइड्रोजन के लिए, 16 से डिवाइड किया ऑक्सीजन के लिए। ये हो गया। फिर हमारे पास कुछ नंबर्स आए जो कि होल नंबर में नहीं थे, तो हम लोग को इसका होल नंबर रेशियो निकालना था, होल नंबर में सबको कन्वर्ट करना था। तो हम लोगों ने क्या किया? इन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर है उससे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया, ये आ गया 1, ये आ गया 1.5, ये अगेन आ गया 1। अभी भी क्या ये होल नंबर था? नहीं था। फिर हम लोगों ने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आ गया ये होल नंबर में। अब आ गया कितना? ये होल नंबर में स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक, छोटे से छोटा हो, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो ये आने के बाद हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया है ये। अब आगे बढ़ते हैं भाई। इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या बन गया था? इंपेरिकल फॉर्मूला वाज C2H3O2। मास कितना आ जाएगा इसका? इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ जाएगा इसका? कितने कार्बन है? 2 तो कार्बन है, प्लस 3 हाइड्रोजन है, प्लस 2 ऑक्सीजन है। कितना हो गया भाई? 12 दूनी 24 और 3 27 और 32 59 के करीब आ जाएगा ये, 59, ठीक। अब हमें क्या निकालना था? हमको तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था, तो उसके लिए तो n चाहिए, कि इंपेरिकल फॉर्मूला में n से मल्टीप्लाई करके तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है, तो n चाहिए। n कैसे निकालें? हमें क्वेश्चन में याद करो, तुम लोग को दे रखा था 118 था इसका मॉलिक्यूलर मास, और मैंने ये तुम लोग को बताया है कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास इक्वल्स टू n। यही चीज यूज करना है भाई, ठीक। तो यहां पर n कैसे निकालेंगे हम लोग? n हम लोग निकालेंगे कुछ इस तरीके से। सो n इक्वल्स टू 118 जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दे रखा था, डिवाइड बाय 59, कितना आ गया? 2 आ जाएगा। n इक्वल्स टू 2। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
इक्वल्स टू इंपेरिकल फॉर्मूला C2H3O2 into 2 दैट इज C4H6O2। ये आ गया हम लोग का आंसर। O4 ये आ गया हम लोग का आंसर। तो आई थिंक यहां तक सबको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वाला पार्ट, ये है प्रोसेस का आधा पार्ट, ये एंड देन इसके बाद ये अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है 11th के एग्जाम में भी आएगा, नीट जेई हर जगह आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ, इतना ज्यादा कैलकुलेशन वाला नहीं देंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा के कैलकुलेशन हो सकता है कम कर दें वो लोग, बट आएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं भाई। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। ऑन कंप्लीट कंबशन 44 ग्राम्स ऑफ अ सैंपल ऑफ अ कंपाउंड गिव्स 88 ग्राम्स ऑफ 44 ग्राम का सैंपल है जो कि 88 ग्राम CO2 दे रहा है एंड 36 ग्राम H2O दे रहा है। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आसान है भाई, ठीक। देख लेते हैं क्या है यहां पर। तो हमें कंपाउंड दे रखा है, कंपाउंड X, जिसका कि कंबशन करवा रहे हैं। तो हमें CO2 मिल रहा है एंड H2O मिल रहा है। CO2 कितना मिल रहा है भाई? CO2 इसका मास दे रखा है हमें 44 ग्राम्स, ठीक। CO2 दे रखा है हमें 88 ग्राम CO2 मिल रहा है, ठीक। H2O कितना दे रखा है? H2O दे रखा है हमें 36 ग्राम H2O मिल रहा है, 36 ग्राम्स ऑफ H2O। ये चीजें हमें गिवन है, इतनी चीजें हमें गिवन है, ठीक है भाई, इतनी चीजें हमें गिवन है। अब सबसे पहले हमें क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि जितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स होंगे उतने ही कार्बन के भी मोल होंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के निकाल लेते। तो कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें? डिवाइडेड बाय 44। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास, कितने मोल्स आ गए? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने आ गए? कट करोगे हो जाएगा 2 मोल्स। 2 मोल्स। CO2 के मोल्स कितने हो गए? N ऑफ CO2 हो गए 2 मोल्स, ठीक। इसी तरीके से H2O के भी निकाल लेते हैं भाई। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे 36 डिवाइड बाय 18 दैट इज अगेन 2, ठीक, दैट इज अगेन 2। ये भी आ गया 2। तो यहां से अब कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल में कितने कार्बन होंगे? वहां पर भी 2 ही कार्बन होंगे भाई, वहां पर भी कितने कार्बन होंगे? मोल्स ऑफ कार्बन 2 मोल, ठीक। अब अगर मैं वाटर का फॉर्मूला देखूं H2O के एक मोल में कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। तो H2O के 2 मोल में कितने हाइड्रोजन? 4। सिंपल। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू कितना? इज इक्वल्स टू 4। यहां तक कोई दिक्कत? मैं फॉर्मूला ही बनाना चाह रहा हूं, इससे फॉर्मूला बनेगा। अभी यहां पर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि ऑक्सीजन है कि नहीं, बट उसी को हम लोग कंफर्म करेंगे। 44 उसके लिए दिया हुआ है, उसी के लिए 44 दे रखा है। तो 2 मोल हमारे पास कार्बन है। 2 मोल कार्बन का मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा भाई? 1 मोल कार्बन का कितना? 12 ग्राम। 2 मोल कार्बन का कितना? 24, ठीक। तो 2 into 12 दैट इज 24 ग्राम्स। क्लियर? ठीक है भाई, यहां पर आते हैं। मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना? 1 ग्राम। 4 मोल का कितना? 4 into 1 दैट इज 4 ग्राम्स। तो क्या ये कार्बन, ये जो यहां पर हम लोगों ने मास निकाला कि ये 24 ग्राम कार्बन आ गया, 4 ग्राम हाइड्रोजन आ गया, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। मतलब कि यहां पर कुछ और भी होगा? बिल्कुल होगा, कुछ और ऑक्सीजन होगा, क्योंकि मैंने तो देखा है ना भाई। तो कुछ और ऑक्सीजन। सो मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी 44। 44 क्या है? टोटल मास ऑफ द कंपाउंड है। 44 क्या है? टोटल मास ऑफ द कंपाउंड है। तो 44 माइनस 24 प्लस कितना? 4। तो 44 माइनस कितना आ गया? 44 माइनस 28 कितना आ जाता है भाई? ये
कितना, ये आ जाएगा आपका कितना, बोलो 16। समझ में आ रहा है? देखो मास ऑफ ऑक्सीजन 16 आ रहा है, सो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 16 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज 1। तो यहां पर ऑक्सीजन के मोल्स भी 1 हो गए, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स भी 1 हो गए। सो फॉर्मूला कितना, कार्बन के कितने हैं, कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन का 1। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सी के कितने, C2, H कितना, H4, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 1। ये ठीक होल नंबर रेशियो में ऑलरेडी था, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग टाइप का था, बट हम लोगों ने एट द एंड क्या किया, उस वाले केस में भी हम लोगों ने क्या किया, लास्ट में हम लोगों ने मोल्स निकाले और मोल्स को होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट किया था। लास्ट में हम लोग मोल्स ही निकाल रहे थे और मोल्स को होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट किया था, इंपीरिकल फॉर्मूला बनाया था। ठीक, इंपीरिकल फॉर्मूला को फिर हम लोग एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट किया था। तो निकाल तो हम लोग मोल्स ही रहे थे ना, नंबर ऑफ मोल्स ही तो निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक, तो यहां पर भी हम लोग ने वही काम किया। इस वाले क्वेश्चन में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। यहां पर परसेंटेज कंपोजिशन नहीं गिवन था, यहां पर हम लोग को अलग टाइप से ग्राम्स दिया हुआ था कि कंवर्शन करने पे कितना कितना क्या क्या मिलता है। ठीक, तो उसके हिसाब से यहां पर भी हम लोगों ने एट द एंड मोल्स निकाले, फिर मास निकाला, मास निकाल के देखा कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हमें पता चला कि यहां पर कुछ और भी हो सकता है। कुछ और क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फिर हम लोगों ने नंबर ऑफ ऑक्सीजन का मास निकाला, हम लोगों ने ऑक्सीजन के मास के बाद ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाले और फिर हमें फाइनली अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। तो इस तरीके से ही करना है। थोड़ा सा अप्रोच यहां पर चेंज हुआ क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग था, बट ओवरऑल जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज द सेम। इस बात का ध्यान रखो खाली। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है CH2। ये तो बड़ा आसान कर दिया काम यार, कैलकुलेशन ही कम कर दी इसने। तो इंपेरिकल फॉर्मूला हमें दे दिया इसने, इंपेरिकल फॉर्मूला वाज CH2O। ये हमें इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया इसने, CH2O। इसके बाद क्या बोला है इसने, बोला वेपर डेंसिटी, दिस VD इज वेपर डेंसिटी, कि इसका वेपर डेंसिटी जो है, वेपर डेंसिटी इज 30। ठीक, अब वेपर डेंसिटी 30 है, बट हमें तो भाई मोलर मास चाहिए, हमें तो मॉलिक्यूलर मास चाहिए था। तो वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन होता है। ठीक, कि मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये रिलेशन होता है भाई। तो अगर वेपर डेंसिटी हमें 30 गिवन है तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा उसका डबल। सो मोलर मास विल बी 2 इंटू 30 दैट इज 60 ग्राम्स। मोलर मास हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या करना होता है, हमें तो n निकालना होता है ना भाई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए हमें तो n चाहिए। n कैसे निकालेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा भाई, ये हमें इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना, एक कार्बन 12 प्लस 2 हाइड्रोजन कितना 2 इंटू 1 प्लस एक ऑक्सीजन कितना 16। प्लस 16 कितना आ गया, 12 और 2 14, 14 और 16 30 आ गया भाई हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो ये तो मोलर मास हो गया और ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो n निकालेंगे अब हम लोग, n निकाल लेते हैं। n इक्वल्स टू मोलर मास विच इज 60 डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास विच इज 30 दैट इज 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू CH2O इंटू 2 दैट इज C2H4O2। ये आंसर हो गया भाई। इजी था, इजी था ना, बहुत आसान था। ये तो क्वेश्चन वैसे ही आसान कर दिया था यार। ये तो पिछला वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया था उसका आधा पार्ट दे दिया इसने खाली। पहले का पार्ट तो यार एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने वाली जो मेहनत थी वो तो इसने बचा दी।
ठीक, आगे का पार्ट इजी क्वेश्चन था ये तो। आगे बढ़ते हैं भाई। सो आगे हमारे पास है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है? दिस इज पर्टिकुलरली परसेंटेज ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड। Percentage of any particular component in a given compound. It is the percentage of any component in the given compound. In a given compound. ठीक, एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लो ले लेते हैं कुछ, मान लो हम लोग ले लेते हैं CaCO3। आसान है। CaCO3 क्यों चुना मैंने? क्योंकि CaCO3 का मोलर मास यार 100 होता है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक, तो CaCO3। अब CaCO3 में मान लो हमसे पूछा है इसने कि परसेंटेज ऑफ, मान लो हमें कैल्शियम पूछा, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम बताना है हमें, कैल्शियम का परसेंटेज। तो कैसे करें भाई, कैसे करें? तो कैल्शियम का परसेंटेज निकालना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? कैल्शियम का मास परसेंट है, दिस इज बेसिकली मास परसेंट, मास परसेंट। ठीक, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? कैल्शियम का मास। पहले तो कैल्शियम का मास डालो इसमें। तो मास ऑफ कैल्शियम कितना? कैल्शियम का कितना होता है भाई? कैल्शियम के पास होते हैं 40 न्यूक्लियॉन्स। कैल्शियम के पास होते हैं कितने? 40 न्यूक्लियॉन्स। तो कैल्शियम का मास हो जाता है 40 डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल कंपाउंड। पूरे कंपाउंड का मास निकाल सकते हो तुम लोग भाई। कैल्शियम है प्लस एक कार्बन है प्लस 3 ऑक्सीजन है। कैल्शियम का हो गया कितना? 40, कार्बन का हो गया कितना? 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है तो प्लस में 3 इंटू 16। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 100। तो मोलर मास आ जाएगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास आ जाएगा आपका 100। CaCO3 टोटल मास आ जाएगा 100। ठीक, तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, परसेंटेज निकाल रहे तो इंटू 100 भी तो करोगे ही। तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा आपका 40%। सिमिलरली मान लो यहां से पूछ लिया उसने कार्बन का, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है। तो कार्बन के एटम्स कितने? यहां पर कार्बन का एक ही एटम है तो 12 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, कितना आ जाएगा यहां पर? 12%। मान लो इसने फिर सीधा ऑक्सीजन का भी पूछ लिया कि ऑक्सीजन का कितना है, भी ऑक्सीजन का बता दो। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के कितने यहां पर एटम्स है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? ऑक्सीजन के हैं 3 एटम्स। तो 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल मास लेना पड़ेगा भाई। 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ऑक्सीजन का टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। तो ये तो 100 से 100 कट गया, 16 3 48, तो 48% हो गया ऑक्सीजन का अकेले। तो ये हो गया कैल्शियम, ये हो गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन। एक दो और देख लेते हैं मैं यहां पर इसी तरीके से, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो हमसे पूछा है कि मास ऑफ, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम इन वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा ले लें, चलो ठीक है भाई। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इज व्हाट? वॉशिंग सोडा क्या होता है भाई? वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3। वॉशिंग सोडा इज Na2CO3, Na2CO3, ये है वॉशिंग सोडा। इसमें परसेंटेज निकालना है हमें, परसेंटेज ऑफ सोडियम, परसेंटेज ऑफ सोडियम। तो इसमें आप सोडियम का परसेंटेज निकालोगे तो पहले तो आपको सोडियम कितने हैं? 2 एटम्स हैं सोडियम के, तो 2 इंटू सोडियम का एक एटम का कितना होता है मास भाई? एक एटम का होता है 23 डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड का मास लोगे। ठीक, टोटल कंपाउंड का मास लोगे। टोटल कंपाउंड का मास देखोगे यहां पर Na2CO3 में, तो यहां पर यह आ जाएगा आपका 2 इंटू 23 प्लस एक तो कार्बन है 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू 16, ये आ गया आपका टोटल। टोटल करोगे मेरे ख्याल से ये 106 आता है। एक मिनट में भी देख लेता हूं भाई, 16 3 48,
23 दूनी 46, 46 प्लस 12 प्लस 16 3 48 48, तो ये हो गया 60 और हाँ 106, 106। तो डिवाइडेड बाय 106 इंटू 100, डिवाइड बाय 106 इंटू 100, जो भी आपका सॉल्व करके आए 46 डिवाइडेड बाय 106 इंटू 100, आपका सॉल्व करके जो भी आंसर आए वही इसका परसेंटेज हो जाएगा। सिंपल। यानी कि अब तक हम लोगों ने जो देखा इसके हिसाब से अगर इसका फॉर्मूला मैं बनाऊं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला बन जाएगा कुछ इस तरीके का कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट, टोटल मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। इसी तरीके से करते हैं, यही है फॉर्मूला भाई, सिंपल सा फॉर्मूला यही। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला, इजी। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है भी। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं भाई। ठीक, ये हमें एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है यार, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक, थायरोक्सिन हार्मोन हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसका मोलर मास। जरूरी है कि इसका मोलर मास आप ढंग से निकालो। इसका मोलर मास निकालने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ऑर्गेनिक का भी कि क्या क्या है यहां पर। जैसे कि इस वाले केस में यहां पर हमें मिल जाएगा एक हाइड्रोजन, कार्बन ये है, हाइड्रोजन ये है, यहां पर तो कुछ नहीं होगा, यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन और हाइड्रोजन, यहां पर एक कार्बन, इस तरीके से सबका निकाल लोगे। फिर इसके बाद यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन भी होगा, यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन होगा, यहां पर एक कार्बन होगा। इस वाली जगह पर हमारे पास कार्बन और इसके 2 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि बाकी के 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं और बाकी सब तो आपको दिख ही रहा है। तो इसमें कैलकुलेट करोगे आप कि जितने हाइड्रोजन है जितने कार्बन है सबका पूरा कैलकुलेशन देखोगे आप, तो यहां पर इसका मोलर मास आपका आ जाएगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेट करके ऑलरेडी देखा हुआ है, इसका टोटल मोलर मास आ जाएगा आपका लगभग 777 ग्राम्स के आसपास। पूछा क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ आयोडीन पूछा है, तो परसेंटेज ऑफ आयोडीन कितना हो जाएगा। यहां पर आयोडीन कितने हैं, सबसे पहले तो ये देखो कितने आयोडीन है इस कंपाउंड में भाई। इस कंपाउंड में आप लोग देख पाओगे कि एक आयोडीन यहां पर है, एक आयोडीन यहां पर है, एक आयोडीन यहां पर है, 3 आयोडीन, अच्छा चौथा यहां पर भी है भाई, 4 आयोडीन है यहां पर। तो परसेंटेज ऑफ आयोडीन 4 इंटू आयोडीन का मास, टोटल मास ऑफ कंपोनेंट लेना है ना हमें, तो 4 इंटू आयोडीन का मास होता है 127 डिवाइडेड बाय टोटल मास हो गया 777 इंटू आप कर दोगे 100, सॉल्व करके आपका जो भी आंसर आए वही हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान है। चलो बच्चों ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए टाटा।